हेलो एवरीवन। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने प्रीलिम्स क्लियर किया है तो मेंस का फॉर्म भर रहा था। उसे फॉर्म भरने में कुछ दिक्कत आ रही थी। तो यूजुअली क्या होता है कि मेंटर से पूछ लो, तो मेरे से पूछा उसने। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे फॉर्म भरो, लेकिन एक बार यूपीएससी को पूछ लो। अभी टाइम है, 5 तारीख की बात थी कि अभी टाइम है, मतलब 6 दिन है। 12 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, डेफ 1 की। आप जो है आराम से यूपीएससी को पूछ लो, फिर फॉर्म भरना। 5 तारीख से लेके 11 तारीख तक उसने यूपीएससी को कम से कम नहीं तो 50 कॉल करी हैं, अलग अलग नंबरों पे, जो भी उन्होंने नोटिफिकेशन में इधर उधर नंबर दिए हैं अपने। सब जगह मेल डाले हैं, जितने भी यूपीएससी के मेल है सब जगह। एक भी रिप्लाई नहीं आया, एक भी कॉल नहीं उठाई गई। रिंग जाती है, बंद हो जाती है, या तो फिर बिजी जाता है। कोई रिप्लाई नहीं, कोई कॉल नहीं। फिर उसकी 12 तारीख को डिस्ट्रेस कॉल आई। मैं थोड़ा सो के लेट उठा था कि सर क्या करना चाहिए। फिर उसका मैंने फॉर्म भरवाया जैसे तैसे करके। तो ये दर्शाता है कि यूपीएससी जो है ना, पगला गया है, पूरा ही पगला गया है। और कोई रेस्पॉन्स नहीं। पहले तो ये आरटीआई मना करते थे, अब ये फोन ही उठाना बंद कर दिया इन्होंने। अब मुझे लग रहा है यूपीएससी बोर्ड भी फोन नहीं उठाएगा। यूपीएससी बोर्ड भी कहेगा हो गया तुम्हारा इंटरव्यू, जाओ। यही लग रहा है, और होना भी यही चाहिए। जिस तरीके से यूपीएससी काट रहा है ना कैंडिडेट्स का, यही होना चाहिए। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये जो है हमारा ईडब्ल्यूएस का मेमोरेंडम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, किस किस को ये सर्टिफिकेट मिलना चाहिए और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, इसमें क्राइटेरिया दे रखा है, आप क्राइटेरिया जरा देखो। 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। ठीक है, पहला ये क्राइटेरिया है। फिर इसमें दूसरा ये क्राइटेरिया है, 1000 स्क्वायर फुट से ऊपर रेसिडेंशियल फ्लैट नहीं होना चाहिए। अगर प्लॉट है तो 100 स्क्वायर यार्ड से, मतलब 100 गज से ऊपर प्लॉट नहीं होना चाहिए। म्युनिसिपैलिटी मतलब अर्बन एरिया में 100 गज से ऊपर प्लॉट नहीं होना चाहिए। और जो रूरल एरिया है, जो मतलब म्युनिसिपैलिटी नहीं है, अर्बन एरिया नहीं है, उसमें 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए मीट, मतलब स्क्वायर यार्ड। 200 गज से ऊपर नहीं होना चाहिए, गज बोलते हैं उत्तर प्रदेश में। अब इसमें ये बोला है कि प्रॉपर्टी हेल्ड बाई फैमिली इन डिफरेंट लोकेशन। तो जितनी भी जगह लोकेशन पे फैमिली की वो होगी ना प्रॉपर्टी, वो सब इंक्लूड होगी। ऐसा नहीं है तुमने मतलब कहीं और लेके डाल दी किसी और स्टेट में, तो सारी इंक्लूड होंगी। और जो फैमिली है ना, फैमिली में ये बोला है कि जो आदमी रिजर्वेशन ले रहा है ईडब्ल्यूएस का, उसकी भी खुद की इनकम इंक्लूड होगी। लास्ट की वीडियो में मैंने बोला था कि उसकी एक्सक्लूड होती है, वो ओबीसी कोटा में एक्सक्लूड होती है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में इंक्लूड होती है। मैंने कभी यूज नहीं किया तो इतना आइडिया नहीं था। और 18 साल से जो नीचे का लड़का है, मतलब जो सिबलिंग्स हैं, उनकी भी इनकम काउंट होगी। ठीक है, स्पाउस की भी इनकम काउंट होगी, और चिल्ड्रन की भी इनकम काउंट होगी। मतलब फैमिली में सब आ जाते हैं बेसिकली। और इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि इन ऑफिसर से सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब रैंक ऑफ तहसीलदार। तो तहसीलदार या उसके ऊपर का कोई भी मजिस्ट्रेट है अर्बन या रूरल एरिया में उसी लेवल का, तो उसके ऊपर मतलब वो सर्टिफिकेट देना है। और यहाँ पे ये लिखा है कि अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बीइंग वेरीफाइड थ्रू प्रॉपर चैनल्स। इफ द वेरिफिकेशन रिवील कि ईडब्ल्यूएस जो है फेक है, द सर्विसेज विल बी टर्मिनेट हो जाएगी भाई तुम्हारी सर्विस। ठीक है, तो अब ये सवाल है यूपीएससी से कि जो कैंडिडेट, आपको सबको पता है, कमेंट में लिख देना किसकी बात कर रहा हूं मैं, 2018 में आईआरएस अफसर बना है, और उसने 2021 में लगाया है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो आईआरएस की सैलरी थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर। आईआरएस की सैलरी ये है, बेसिक। ठीक है, और 2 साल बाद आईआरएस की सैलरी हो जाती है इतनी, 86,000 के आसपास इन हैंड सैलरी। अब मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तो ये 10 लाख के ऊपर जा रहा है। उस आदमी की खुद की, उस आईआरएस की खुद की इनकम 10 लाख से ऊपर जा रही है। और जो उसके फादर हैं, वो फार्मर हैं, तो कुछ तो करते ही होंगे ना, कुछ तो इनकम आएगी। 1 लाख 1.25 लाख जो भी है, रोटी पानी तो खाते ही होंगे ना। वो भी इंक्लूड कर लिया जाए तो सीधा सीधा 12-15 लाख से ऊपर बैठ रही है ये इनकम।
तो जो उन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया है अब उसे कैंसिल करो और ये चीज करो, ये चीज टर्मिनेट। एक और केस बताता हूँ। मैडम है आईपीएस, 2022 में सिलेक्शन हुआ है, उनके फादर है डीजीपी, मतलब सीनियर आईपीएस ऑफिसर से रिटायर है। उन्होंने ईडब्ल्यूएस लगाया है अपना 2 बार, एक बार नहीं 2 बार, 2020 में लगाया है और 2022 में लगाया है, और वो बनी है आईपीएस ऑफिसर, आईपीएस, और बहुत बढ़िया सर्विस कर रही हैं, अच्छी भी है। तो यार मेरे को इतना पता है कि मेरे फादर क्लर्क से रिटायर हैं और मेरे फादर ने भी अपनी मीगर तनख्वाह में एक फ्लैट ले लिया है जो कि 100 स्क्वायर यार्ड से ऊपर है म्युनिसिपैलिटी में। उसका जो एरिया है वो 110 के आसपास स्क्वायर यार्ड है। तो ईडब्ल्यूएस से हम निकल जाते हैं, मैं निकल जाता हूँ ईडब्ल्यूएस से। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया डीजीपी भाई साहब ने क्या घपलेबाजी करी है। ये सीनियर आईपीएस अफसर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो मेरे पे केस हो जाएगा। और मैंने देखा है कि जो भी इनके बारे में बोल रहा है ना, सबकी साइट कैंसिल हो रही है, सब पे जो है वो लग रहे हैं न्यूज रिपोर्ट्स, जो है ना न्यूज रिपोर्ट्स जो गूगल पे सर्च में न्यूज रिपोर्ट आ रही है, उस पर क्लिक करते हैं न्यूज रिपोर्ट पे तो ब्लैंक आ जा रही है, एरर आ जा रहा है। तो इन्होंने सारा सेंसरशिप लगा रखी है, सेंसरशिप लगा रखी है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो डीजीपी रह चुके हैं। डीजीपी आपको मालूम होगा कि किसी भी राज्य का सबसे बड़ा आईपीएस अफसर होता है डीजीपी, मतलब सारी पुलिस को राज्य की कंट्रोल करता है। और वो डायरेक्टर जनरल जो है तिहाड़ जेल के भी रह चुके हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा उन आईपीएस ऑफिसर की पुत्री गरीब कैसे हो गई। चलो ठीक है, उन्होंने लेना देना करके जो है जो प्रॉपर्टी है वो सारी जो है अपने रिश्तेदार के नाम कर दी होगी, जो क्लोज फैमिली में नहीं है, या किसी नौकर चाकर के नाम कर दी होगी और खुद को गरीब दिखा दिया होगा, या नौकरी से रिटायर हो गए होंगे या रिजाइन कर दिया होगा, जो भी है। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि उनकी एथिक्स कहाँ मर गई थी, वेयर इज एथिक्स। और जो इस चीज को यूज करके बने हैं लोग, उनकी एथिक्स कहाँ है। वो एक बात बताओ, सर्विस के पहले ही घपलेबाजी कर रहे हैं तो सर्विस में आने के बाद क्या कर रहे होंगे, आप ये बताओ मेरे को। और जो पूरी जिंदगी सर्विस में रहा है ऑफिसर, उसके बच्चे को ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कैसे मिल रहा है। ये तो सरकारी की बात हो गई। प्राइवेट जो लोग हैं जो बहुत अमीर हैं उनके लिए कितना आसान है ये घपलेबाजी करना, ये बताओ। और यूपीएससी आंख मूंद के बैठा है। अब इन्होंने बोला है कि इन ऑफिसर का सर्टिफिकेट चाहिए। अब एक बात बताओ, कोई भी डीजीपी, रिटायर्ड डीजीपी या फिर कोई भी जो है सीनियर आईएएस अफसर, तो तहसीलदार के पास जाएगा कि भाई तहसीलदार भाई साहब मुझे ना इस ये फॉर्म दे रहा हूँ, इस पे यहाँ साइन कर दो। तो तहसीलदार की औकात है उसको मना कर देगा। तो फर्जी सर्टिफिकेट चल रहा है और यूपीएससी को मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे यूपीएससी को मैं इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि भाई साहब यूपीएससी, यू आर द वॉच डॉग ऑफ मेरिटोक्रेसी इन दिस कंट्री। व्हाट यू आर डूइंग, मूक दर्शक बने हुए हो, या स्टाफ नहीं है तुम्हारे पास। काहे को 10-10 बोर्ड मेंबर लेके बैठे हो तुम, काहे को लेके बैठे हो 10-10 बोर्ड मेंबर और दुनिया भर का ढिंडोरा पीटते हो क्या अपनी ईमानदारी का। क्यों ना चेकअप हो रहा इन पे, कौन करेगा चेकअप, हम करेंगे जाके, जेल में जाना है हमें, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। इलेक्शन कमीशन है, वो तुरंत एक्शन ले लेता है किसी भी ऑफिसर पे, तो तुम काहे के कमीशन हो फिर, सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक और चीज, ये है आम जिंदगी। ये भाई साहब हैं रिंकू सिंह राही, आम जिंदगी है। इन्होंने अपनी आम जिंदगी में क्या किया है ना, बहुत ही नॉर्मल जिंदगी जी है इन्होंने। ये पीसीएस अफसर सेलेक्ट हुए थे अपनी मेरिट से, फिर इन्होंने करप्शन स्कैंडल एक्सपोज किया, और जो करप्शन स्कैंडल इन्होंने एक्सपोज किया ना वो आज भी चल रहा है। आई नो फॉर ए श्योर, आज भी चल रहा है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था यूपी में वो जब भी चल रहा था, और आज भी चल रहा है वो, तो चलता रहेगा वो। सारी मलाई खा रहे हैं कौन, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स। तो इन्होंने करप्शन स्कैंडल किया कि जो मैं वो आती थी स्कॉलरशिप। अब होता क्या था, जो स्कॉलरशिप आती थी ना SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए आती है, यूपी में आती है,
कि मेरिट स्कॉलरशिप जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस और अलग कॉलेजेस होते थे ना, तो इन लोगों को 60-70 हज़ार रुपए के उस टाइम पे 2010-11, आज की डेट में तो 1 लाख से ज्यादा होगा, इतने रुपए मिलते थे पर ईयर स्कॉलरशिप के लिए, जो SC ST OBC कैंडिडेट्स होते थे उनको। अब होता क्या था कि जो कॉलेज होते थे ना, वो तो खुला है एक कमरे में, उसने अपने स्टूडेंट जो है फर्जी स्टूडेंट दिखा दिए, मान लो 300, और सेटिंग कर ली ऑफिसर से, रजिस्ट्रार से सेटिंग कर ली, तो 300 स्टूडेंट के सीधे सीधे जो पैसे थे सारे कॉलेज के खाते में जा रहे हैं, और उसका पोर्शन वो देता था उसको, जो रजिस्ट्रार है, जो भी उसका कोलेशन करता है स्कॉलरशिप का। तो इन्होंने ये स्कैंडल एक्सपोज कर दिया। अब सजा क्या मिली इन्हें? इन्हें सजा मिली 7 गोलियों की, 7 बुलेट्स। और उसके बाद जब ये ठीक हुए, इसके बाद इन्हें एक भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे पोस्टिंग नहीं मिली, एक भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे पोस्टिंग नहीं मिली इनको। आखिरकार एक जो सरकारी कोचिंग सेंटर है उसमें अपने 6-7 साल बिताने पड़े पढ़ाने के बच्चों को, फिर ये यूपीएससी में सेलेक्ट हुए, रिटर्न दिया, मेंस दिया। अब इंटरव्यू बोर्ड को देखो भाई साहब, इतने ईमानदार इंटरव्यू बोर्ड है ना। कोई आदमी जब इंटरव्यू में जाता है ना तो कहता है कि सर आई विल बी ऑनेस्ट, आई विल बी सर्विसिंग द सोसाइटी, आई विल डूइंग वेलफेयर, आई विल नॉट डू करप्शन। अब ये तो सब कुछ प्रूव करके आए हुए हैं, ये इतने डाउन टू ग्राउंड बंदा है, 1 रुपया करप्शन का नहीं दिखता इसके चेहरे पे, ना इसकी लाइफ स्टाइल में। इसको यूपीएससी बोर्ड ने पता है कितने नंबर दिए इस आम आदमी को? दिए 105 नंबर एक बार दिए, 110 नंबर 2 बार दिए। कितने में से? 250 में से, 275 में से। 75 तो IFOS में है शायद, 250 में से दिए हैं, 75 है। ठीक है। और ये है मेंटोस जिंदगी। इन मैडम को कितने दिए यूपीएससी ने? 182 नंबर। वाह क्या बात है यूपीएससी, मजा आ गया। वी आर प्राउड ऑफ यू यूपीएससी, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। और यूपीएससी का जो इंटरव्यू है ना, ये देखो कैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है, कैसे क्लास डिस्क्रिमिनेशन करता है, इसके लिए भी बताऊंगा मैं। ये प्रिंट ने रिपोर्ट निकाली थी, उन्होंने एनालिसिस किया था यूपीएससी के इंटरव्यू रिजल्ट्स का। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके जो मेन मार्क्स हैं वो 783 हैं, मतलब मेन के, रिटर्न के। ठीक है, ये मेन मार्क्स हैं, तो ज्यादा अंतर नहीं है। अब देखो इंटरव्यू के मार्क्स 178 जनरल कैटेगरी के, ओबीसी के 173, और जहां भी ईडब्ल्यूएस की बात आ जाती है देखो कैसे 10 नंबर डायरेक्ट कम हो गए मेन मार्क्स में। ठीक है, इसको एवरेज ही समझ लो आप, कैसे 10 नंबर कम हो गए। एससी के कैसे 10-12 नंबर कम हो गए, एसटी के कैसे 13-14-15 नंबर कम हो गए। ये कम हो गए इनके नंबर, और स्टैंडर्ड डेविएशन ये है कि प्लस माइनस इतने, प्लस माइनस इतने। तो कैसे यूपीएससी बोर्ड जो है वो कम नंबर दे रहा है जो SC ST OBC से आते हैं, SC ST से आते हैं और EWS से आते हैं। अब आपको लगेगा कि यूपीएससी तो कास्टिस्ट है, जात छुपानी चाहिए अपनी यूपीएससी के उसमें। तो मैं आपको बताता हूँ यूपीएससी कास्टिस्ट नहीं है। कास्टिस्ट होता तो EWS के भी कम क्यों आते? यूपीएससी का बोर्ड जो है ना वो एलिटिस्ट है। मैं आपको बताता हूँ, ये क्लास का सिस्टम है, कास्ट का सिस्टम नहीं है, क्लास का सिस्टम है। वो बस ये देखते हैं ये हमारे लेवल का है कि नहीं, लेवल का मतलब वो तुम्हारे विलायतीपना है कि नहीं तुम्हारे अंदर। थोड़ा सा भी तुमने अपनी देसीपना दिखा दिया, या फिर थोड़ा सा भी तुम जो है नॉर्मल हुए, तो नंबर नहीं मिलते तुम्हें। या फिर तुम बिल्कुल डेड ऑनेस्ट हुए तो नंबर नहीं मिलते तुम्हें। तुम्हें थोड़ी ना चापलूसी बाजी, थोड़ी मैनिपुलेशन बाजी वहां बतानी पड़ेगी, जब जाके नंबर मिलेंगे तुम्हें। अगर आप एक गुड लुकिंग वुमन हो तो आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए यूपीएससी की तैयारी, क्योंकि गुड लुकिंग वुमन को यूपीएससी नंबर देता है। और ये मेरे को कैसे पता नंबर देता है? एक तो नंबरों से ही प्रूव हो जाता है, आप लिस्ट निकाल के देख लो। ऊपर से आपने कितने सारे मॉक इंटरव्यूज देखे होंगे, मॉक इंटरव्यूज बहुत सारे देखे होंगे आपने।
मॉक इंटरव्यूज में भी आपको पता लग जाता होगा, कोई भी ब्यूटीफुल लेडी है और बहुत अच्छे से बोल रही है, बहुत ही प्यारी इंग्लिश में बात कर रही है, इंटरव्यू बोर्ड ऑटोमेटिकली इंप्रेस हो जाता है, आते ही इंप्रेस हो जाता है। और बताओ जी क्या हाल है, मजा आ रहा है तुम्हें देख के? तो ये हालत है, ठीक है। उसके बाद आप कट ऑफ देखो। आपको लगता है ना कि इंटरव्यू मार्क्स पे क्या ही डिपेंड है, इतने ज्यादा नंबर मेंस में ले आओ और जो है मेंस में नंबर लाने के बाद तुम इंटरव्यू का महत्व ही खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, जब आप जाते हो ना इंटरव्यू बोर्ड के पास, तो दे हैव इन देयर हैंड वेदर टू सेलेक्ट यू और रिजेक्ट यू। मतलब मेंस भी एक क्वालिफाइंग स्टेज है। आपको लगता है ना प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग स्टेज है? नो माय डियर, नो, यू आर रॉन्ग। मेंस भी एक क्वालिफाइंग स्टेज है। कैसे? ये देखो, मेंस की जो कट ऑफ है 741 है जनरल की, एज एन एग्जांपल लेते हैं 953 इसकी कट ऑफ है, ठीक है। तो कितना डिस्क्रिपेंसी है? 212 नंबर का। आपने कितने कैंडिडेट देखे 212 के? नहीं देखे। अब यूपीएससी को जिसको सेलेक्ट करना होता है ना, उसको वो ज्यादा नंबर देता है। जैसे 200 प्लस दे दिए, तो उसके अगर मेंस में जस्ट क्वालिफाई ही हुआ है, उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर उसे यूपीएससी को रिजेक्ट करना है ना आपको, चाहे आपके 800 नंबर आ जाएं, चाहे आपके 815 या नंबर आ जाएं, चाहे आपके 820 नंबर आ जाएं, आपको 110 नंबर या 100 नंबर देके ना टरका देगा। कितने कैंडिडेट्स हैं जिनके जो है बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, उनके कम नंबर दिए यूपीएससी ने। एक तो रिंकू सिंह राही का मैंने एग्जांपल दिया ही आपको, आईएएस पीसीएस वाला पाठशाला वाले सर हैं, ठीक है। उनसे ज्यादा मेहनती बंदा कौन होगा इस यूपीएससी की तैयारी में, आप ये बताओ। वो ना ही अपने एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट एग्जाम भी दे रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम भी दे रहे हैं, ऊपर से अपना चैनल भी चलाते हैं, 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, और सारे अपने जो है नोट्स वगैरह सब भी बनाते हैं। कितना एफिशिएंट बंदा है, कितना डाउन टू ग्राउंड बंदा है। उनको 153 नंबर दिए यूपीएससी ने। मैं अपनी बात करूं तो मेरे को 2 इंटरव्यू दिए मैंने, 157 एक बार दिए, 153 दूसरी बार दिए मेरे को। तो ये यूपीएससी में ना आप जाके थोड़े सबमिसिव बिहेव करोगे, थोड़े इंग्लिश बहुत अच्छी बोलोगे, क्योंकि ये देखो एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स के साथ ये है कि, मतलब मैं वैसे नहीं बता रहा, लेकिन लार्जली ये होता है ना कि कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती हैं ओवर द पीरियड। ईडब्ल्यूएस की कम्युनिकेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं हो पाती क्योंकि गरीबी में बचपन जिया उसने, इसलिए। और आप ये मत समझो कि जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के ज्यादा नंबर है, ज्यादा नंबर है, मीन मार्क्स हैं। मैं आपको जनरल कैटेगरी में भी बता देता हूँ, जनरल कैटेगरी में भी ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं, जो वीक वैसे होते हैं, जो मतलब रूरल बैकग्राउंड से आते हैं या फिर बिल्कुल जो है वर्नाक्यूलर बैकग्राउंड से आते हैं, उनको नंबर नहीं मिलते, कम मिलते हैं। 60-70% स्टूडेंट जो हैं, जो बिल्कुल अर्बन एलिटिस्ट बैकग्राउंड से आते हैं, उनको ज्यादा नंबर मिलते हैं। और आप कभी भी खोल के देख लेना, कभी भी खोल के देख लेना कि जो भी वहाँ स्टूडेंट बैठता है, उसके जो अगर फादर या मदर सिविल सर्वेंट है, खोल के देख लेना आप, उनके नंबर हमेशा आपको ज्यादा मिलेंगे ऑन एन एवरेज। उनके 190 200 टाइप ही नंबर आते हैं, उनके कम आते ही नहीं। अगर किसी के फादर जो है एक्स आईएएस अफसर हैं या आईएएस अफसर हैं, उनके बच्चे के 130 नंबर दे देगा यूपीएससी बोर्ड? इसके बस की है? मैंने तो नहीं देखा आज तक। जितने भी न्यूज में आते हैं जिनके फादर ये हैं, मदर ये हैं, और जो यूपीएससी बोर्ड है, उनके इंटरव्यू के नंबर उठा के देख लेना, सबके बढ़िया मिलेंगे आपको। स्पेशली फ्रॉम द आर्म्ड बैकग्राउंड, आर्म फोर्सेज के जो बच्चे होते हैं, उनके भी अच्छे नंबर आते हैं यूपीएससी में। लेकिन जो फार्मर का बेटा है, जो क्लर्क का बेटा है, ठीक है, उसके उसके नंबर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बचपन से उसने वो बैकग्राउंड ही नहीं देखा, वो विलायती टाइप इंग्लिश बोलने का, अमेरिकन इंग्लिश बोलने का। तो ये है सच्चाई यूपीएससी की। ये मजाक बना रखा है यूपीएससी ने। अब क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो इंटरव्यू के जो बोर्ड है ना, उसे डिसमिस करो, यूपीएससी का। और जो है इंटरव्यू के मार्क्स होने चाहिए बस 50, 50 नंबर होने चाहिए बस। ये सारी डिस्क्रिपेंसी बायसनेस ही खत्म करो टोटली। और रही बात रिजर्वेशन की,
तो ये तहसीलदार वहसीलदार और ये एसडीओ पेसडीओ से बनाना बंद करो सत्यापन, क्योंकि भाई ये बिके हैं यार, बिके हुए हैं यार। ये कोई भी सीनियर आईएएस अफसर जा रहा है किसी तहसीलदार के पास, इस फॉर्म पे साइन कर दो, रिजर्वेशन का फॉर्म है ये मेरे बच्चे का, मजाल है वो मतलब मना कर दे कि सर मैं ईमानदार हूं, मैं नहीं करूंगा, तो आईएएस अफसर उसको जो है कहीं भेज देगा, उसकी नौकरी टर्मिनेट कर देगा अगले दिन। तो है कि नहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, है कि नहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? तो इसकी एक कोटा जांचने की एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए कि वॉच डॉग ऑफ रियल रिजर्वेशन। ऐसा नहीं है सीनियर आईएएस अफसर सीनियर आईपीएस अफसर हैं, उनके जो बच्चे ईडब्ल्यूएस लेके घुस रहे हैं नौकरियों में। सिमिलरली फ्रॉम द प्राइवेट बैकग्राउंड, बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके बच्चे घुस रहे हैं नौकरियों में ईडब्ल्यूएस लेके। मजाक बना रखा है क्या ये देश का? कहाँ जाएगा इस देश का गरीब? सुनते हैं नहीं, फोन करो तो उठाते नहीं है, मेल करो तो रिप्लाई नहीं देते, आरटीआई दे दो तो जवाब आ जाता है जी हम नहीं देंगे। क्यों भाई, तुम भगवान हो क्या? जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आरटीआई का रिप्लाई दे सकता है, तुम भगवान हो क्या? क्यों नहीं दे रहे भाई आरटीआई का रिप्लाई? इतनी फास्ट बॉडी है कि भाई एक साल में प्रीलिम्स का जो है कट ऑफ निकाल रही है। अच्छा तुमसे तो बढ़िया यूपीपीसीएस है, 10 दिन बाद दे देती है कट ऑफ, 10 दिन बाद दे देती है सॉल्यूशन। ट्रांसपेरेंट हो तुम, खाक ट्रांसपेरेंट हो तुम। कहाँ की तुम्हारी ट्रांसपेरेंसी? आंसरों में तो बड़ा लिखवाते हो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, लिख लिख के हाथ थक जाते हैं। करने की बारी यही तो, क्यों नहीं कर रहे? करो, कब करोगे? क्यों नहीं भाई, जब यूपीपीसीएस में आरटीआई डाली जाती है और बच्चे की कॉपी चेक हो जाती है, ठीक है, यूपीपीसीएस तुमसे ज्यादा एफिशिएंट बॉडी नहीं है क्या? या बोल दो कि है यूपीपीसीएस हमसे, हमें यूपीपीसीएस से सीखना चाहिए। वही बोर्ड मेंबर यूपीपीसीएस में बैठा और वही फिर यूपीएससी में जा रहा है सीनियर होके। तो यूपीपीसीएस के जो बेटर साइड है उसको यूपीएससी में नहीं लागू करवा सकता? कोर्ट भी नहीं उंगली करता है, कोर्ट को भी कह देते हैं कि ये जी भाई एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपेरेंसी, खाक एफिशिएंट हो यार तुम, तुमसे ज्यादा एफिशिएंट ये यूपीपीसीएस है। काहे के एफिशिएंट हो भाई तुम? एक साल में तुमसे एक एग्जाम हो रहा है। जब रिकमेंडेशन आ गई है कमेटी की कि भाई साल में 2 बार एग्जाम कराओ, प्रीलिम्स की जो एक बार प्रीलिम्स क्लियर कर लिया उसको 2 बार मेंस कराओ, अटेम्प्ट्स कम करो, क्यों नहीं करते रिफॉर्म्स को? कब करोगे, कौन करेगा? अब प्रेशर है तो बता दो भाई, व्हाइट पेपर देके कि भाई हमारे ऊपर तो पॉलिटिकल प्रेशर है, बताओ तो सही, ईमानदारी तो शो करो कुछ। नहीं, गांधी जी के बंदर है कि ना देखो ना सुनो ना बोलो, मूड मारते रहो, कुछ नहीं हो सकता। नहीं करना पड़ेगा ना, कब तक? गुलामों वाली जिंदगी लगती है कि भाई हम तो गुलाम है तुम्हारे। कर दो सब ट्रांसपेरेंट। आरटीआई के क्वेश्चन तो बड़ा पूछते हो हर साल, तुम भी थोड़ा आरटीआई का थोड़ा सम्मान कर लो, इतना बढ़िया एक्ट बनाया है। इतना ही डर लगता है तो कह दो हम भाई हम डरपोक हैं, कह दो यार डरपोक हैं, बिल्कुल व्हाइट पेपर निकाले कह दो वी आर डरपोक, डर लग रहा हमें कि केस हो जाएंगे हमारे ऊपर। वैसे भी कौन से तुम बढ़िया प्रोसेस अपना रहे हो, ऐसे ऐसे केस निकल के आ रहे हैं बाहर, न तुमसे जांच होती, न तुमसे पेपर होता ढंग से, न तुमसे इंटरव्यू के मार्क्स ढंग से होते। कौन करेगा रिफॉर्म्स भाई? तुम्हें ही तो करना है रिफॉर्म्स, और जिसको करना है रिफॉर्म तुम बता दो कि भाई हमारे बस की नहीं है, वो करेगा रिफॉर्म, कोई तो करेगा। आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।